हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। तो आज हम फिर से आए हैं लेके यूनिट 5 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, इसकी सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट। ठीक है, तो आई होप आपने इसकी यूनिट 4, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट चारों ही यूनिट आपने देख ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो क्यों बैठे हो, जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाओ और जल्द से जल्द इसको देखो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वन शॉट वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर एंड द लॉ। ठीक है, ये हमारा इस सब्जेक्ट का, इस सेमेस्टर का लास्ट यूनिट है। आई होप आपको मेरे जो दो सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और आपका डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा, बट आपके साथ आपने जो मुझे सपोर्ट दिया है, ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने जो जूनियर हैं आप उनको भी शेयर करिएगा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंट्रो दे दिया है मैंने, तो शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट को, अपने यूनिट 5 को। ठीक है, सब्जेक्ट यूनिट का नाम है एंटरप्रेन्योर एंड द लॉ, यूनिट 5। ठीक है, ये बहुत ही इजी यूनिट है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम इसमें कौन से अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है लॉ कंसर्निंग एंटरप्रेन्योर, उसके बाद आता है पार्टनरशिप लॉ, बिजनेस ओनरशिप, इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपका 10 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, ये भी आपका 10 नंबर में पूछा गया है। कॉपीराइट एंड पेटेंट, ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 10 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है। रोल ऑफ वेरियस नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो है ना, मैंने इस यूनिट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो रिपीट हुए हैं बस वो ही मैंने रखे हैं, बाकी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें रखे ही नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लॉ कंसर्निंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा लॉ कंसर्निंग से क्या मतलब है। मतलब एंटरप्रेन्योर में जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक रूल और रेगुलेशन जो होता है, एक लीगल वर्क हमें करना पड़ता है अपना बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो कुछ several इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं जो अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योर एंड देयर बिजनेस में, जैसे कि बिजनेस ओनरशिप लॉ। इसमें क्या होता है, जब बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब सोलो है या कंपनी के साथ है या पार्टनरशिप में है, वो आपको बताना पड़ता है। These law help decide how a business can be owned and operated, such as solo proprietorship, partnership और company। ठीक है, पार्टनरशिप लॉ क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर दो या दो से ज्यादा लोग इस बिजनेस में आ सकते हैं। ठीक है, बताया जाता है कि उनके राइट क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज कैसे होंगी। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो भी शेयर किस तरीके से होंगे। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ में क्या होता है, बिजनेस को इनकम पे टैक्स देना होता है। वो हम सबको पता है, हम भी इनकम टैक्स जो है वो पे करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस जो है इनकम टैक्स देगा। लॉ गाइड हाउ दिस लॉ गाइड हाउ बिजनेस एंड इंडिविजुअल मस्ट पे टैक्सेस ऑन देयर इनकम। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, अगर वर्कर काम के दौरान पे इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, या किसी की डेथ हो जाती है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ कंसर्निंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत ही इजी है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक एक लाइन में आपको बताया। बिजनेस ओनरशिप लॉ क्या होता है, पार्टनरशिप लॉ क्या होता है, इनकम टैक्स लॉ क्या होता है और वर्क कंपेंसेशन एक्ट क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास, जिसका नाम है पार्टनरशिप। आई होप पार्टनरशिप के वर्ड से आपको पता चल गया होगा पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस में आते हैं, ठीक है, तो काम जो होता है वो भी डिवाइड होता है और जो ड्यूटीज है वो भी डिवाइड होते हैं और प्रॉफिट जो है वो भी डिवाइड होता है। ठीक है, ये नहीं है कि पहले बंदे को ज्यादा जो पार्टनर है, दो लोग पार्टनरशिप में, मतलब पहले को ज्यादा मिल रहा है तो दूसरे को कम शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों लोगों को इक्वल ही प्रॉफिट जो है वो शेयर होता है। Partnership is a relation between two or more people who agree to run a business and share profits। ठीक है, ये फॉर्म होता है एक रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट के साथ। मतलब दो तरीके से ये फॉर्म हो सकता है, या तो लीगल जो एग्रीमेंट बनता है उसके हिसाब से, या जो ओरल मतलब बोलकर जो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, ठीक है, जिसको जो बिजनेस रन कराता है बाय पार्टनर टुगेदर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, ईच मेंबर इज कॉल्ड अ पार्टनर एंड द ग्रुप इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जो हर एक मेंबर होगा वो पार्टनर कहलाया जाएगा और जो
पूरा एक ग्रुप होगा, उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके कुछ पार्टनर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके पार्टनरशिप के, जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 बैंकिंग हम मतलब 10 बैंक हो सकते हैं जिसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, और 20 अदर बिजनेस हो सकते हैं जिसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मतलब रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू बोथ द पार्टनर्स। ठीक है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब ये ऑप्शनल में होता है रजिस्ट्रेशन कराना अपनी कंपनी का। ठीक है, बट ये लीगल बेनिफिट देता है इन फ्यूचर में जाके। अगर कोई है जो आपको 2 लोग है, ठीक है, पार्टनर में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक ने पहले वाले आदमी ने ये कह दिया कि मैं तो तुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसको शुरू करा था तो मेरा ज्यादा प्रॉफिट बनता है, तो वो क्या होगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, हमें एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए और अपने ड्यूटीज को, अपने प्रॉफिट्स को, दोनों ही चीजों को उस पे एग्रीमेंट पे, बिजनेस में जो हम कर रहे हैं उस पर हमें एग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कम्पिटेंसी ऑफ पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर मस्ट बी अ मेंटली साउंड एंड नॉट माइनर और इंसॉल्वेंट। मतलब एक तो माइनर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर समझदारी होनी चाहिए कि मुझे बिजनेस कैसा रन करना है। ठीक है, और मेंटली साउंड मतलब एक अच्छा तरीके से वो मेंटली स्टेबल हो, ये ना हो मेंटली अनस्टेबल हो, तो उससे क्या होगा, बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। इसमें क्या है, एडवांटेजेस होते हैं जैसे इजी टू स्टार्ट मतलब बहुत ही इजी तरीके से ये स्टार्ट हो जाता है, कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। ठीक है, और रिसोर्सेज भी, जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज में तो रिसोर्सेज, उसमें क्या चीजें लगेंगी क्या नहीं, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है, हम न्यू स्किल्स लाते हैं और आइडियाज हमारी जनरेट होती है इसकी तो वजह से। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे पार्टनर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस। ठीक है, अगर एक पार्टनर है उसकी वजह से बिजनेस को कोई इफेक्ट आता है, ठीक है, तो दूसरे पे भी इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज कर सकता है बिटवीन पार्टनर्स, कॉन्फ्लिक्ट जो है मे अराइज बिटवीन पार्टनर्स, किसी न किसी वजह से प्रॉफिट के ऊपर या किसी बात को लेके, पर्सनल इशू को लेके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, वन पार्टनर मिस्टेक अफेक्ट अदर, वही मैंने जो चीज अभी आपको बताई थी, अगर एक आदमी गलत कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे को दिक्कत होगी, उसके वजह से बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है बिजनेस ओनरशिप। बिजनेस ओनरशिप के नाम से आप समझ गए होंगे, व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड एंड रन बाय समवन, दैट पर्सन ओन्स इट। मतलब बिजनेस ओनरशिप में क्या होता है, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, वो क्या है, पर्सन उसे एडॉप्ट कर लेता है, उसे परचेज कर लेता है या अपने तरीके से उसे रन करवाता है। ठीक है, इफ इट इज रन बाय एनी बाय वन पर्सन, अगर ये बिजनेस जो है किसी एक आदमी के वजह से रन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक आदमी सोल, ठीक है, सोलो आदमी। इफ इट रन बाय 2 और मोर पीपल, तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था इसे प्रीवियस वाले टॉपिक में। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं बिजनेस ओनरशिप के। सबसे पहला आता है सोलो। सोलो में मतलब सिंगल पर्सन जो काम करता है बिजनेस में, ठीक है, एक ही आदमी जो उसे ओन करता है। ठीक, पार्टनरशिप फर्म मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जो होते हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स के साथ, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वो शेयर करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब लार्ज बिजनेस जो है वो ओन करते हैं शेयर होल्डर्स को, जो मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म, इसमें क्या होता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं, मतलब जो हिंदू फैमिली का जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो उसको ही करते हैं, जैसे करता लीड्स। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग मिलकर एक दूसरे का बेनिफिट के लिए ही चलाते हैं, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स होना चाहिए। अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, कोऑपरेटिव मतलब एक ग्रुप बना के म्यूचुअल बेनिफिट करना। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म मतलब अपने हिंदू फैमिली का ट्रेडिशनल के हिसाब से बिजनेस करना। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब शेयर होल्डर के साथ, बड़ी कंपनी के साथ अपने बिजनेस को आगे रन करना। पार्टनरशिप फर्म दो या दो लोगों से ज्यादा बनना जो बिजनेस स्टार्ट होता है। सोलो प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन के हिसाब से बिजनेस रन होना। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। इनकम टैक्स हम सब लोग ही पढ़ते हैं। इनकम टैक्स जो है
हम सब लोग ही भरते हैं अपने घर में, ठीक है? जिसमें क्या होता है, हर बिज़नेस या आदमी को अपनी कमाई पे टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? ठीक है, अपने मदर से या फादर से, अपने जो बड़े भाई बहन है उनसे पूछना कि हम अपने जो अर्न करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम इनकम टैक्स के रिटर्न जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स इज अ टैक्स द गवर्नमेंट चार्जेस ऑन द इनकम अर्न बाय पीपल और बिजनेस। ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, पेड डायरेक्टली किया जाता है बाय द पर्सन हु अर्न द इनकम। उसी से ही पे करा जाएगा ये डायरेक्टली जो आदमी कमा रहा है, ठीक है। अगर आपके फादर कमा रहे हैं तो उनसे ही करा जाएगा, ये नहीं कि आपसे इनकम जो टैक्स है वो फिल करवा रहे हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकम इंटू टैक्स रेट इज इक्वल टू टैक्स पेबल। जो उसका इनकम होगा वो टैक्स का रेट जो होगा उसके बाद उसको इक्वल कर देंगे हम टैक्स पेबल से, ठीक है। टैक्स रेट जो है वो चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है टैक्स पेयर के ऊपर, उसका टाइप क्या है, इंडिविजुअल टाइप है, बिजनेस टाइप है ना। इसमें क्या होता है, पीपल और बिजनेस जो है वो सबको ही इनकम टैक्स की जो फाइल रिटर्न करनी पड़ती है हर साल, ठीक है, जो डिक्लेयर करता है कितनी इनकम हुई थी हमारी और हमने उस हिसाब से कितना पे टैक्स करा, ठीक है। द गवर्नमेंट यूजेस इनकम टैक्स फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड डेवलपमेंट। जो हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स फाइल करके जो हम पे टैक्स करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, पब्लिक सर्विसेज के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री को, ठीक है। नेट इनकम ही जो है उसका ही हम टैक्स करते हैं, मतलब पूरे साल का जो नेट इनकम आएगा उसका ही हम टैक्स जो है वो पे करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग प्रॉपर्टी और गुड इज आल्सो इंक्लूडेड इन इनकम इफ एप्लीकेबल। अगर हमें सेलिंग प्रॉपर्टी से या हमने कुछ और नई चीज जो गुड अच्छी चीज थी उस पर हमने उसको सेल करा, ठीक है, और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ तो हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने इनकम में अगर हमें जरूरत लगती है तो, वरना नहीं करेंगे हम। उसके बाद आता है सेल टैक्स। सेल टैक्स में मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज हम सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, उसके हिसाब से हम टैक्स जो है वो ना लगाते हैं। ये जो है पे करा जाता है बाय द कंज्यूमर व्हेन बाइंग गुड्स। अब जैसे आप मार्केट गए हैं, ठीक है, आप वी मार्ट मान लीजिए या विशाल मेगा मार्ट मान लीजिए, क्या है, हर एक चीज के हिसाब से, हर एक आइटम के हिसाब से 8% का जीएसटी, 12% का जीएसटी, 10% का जीएसटी, 18% का जीएसटी ये लगता है। तो मतलब जो चीज आप परचेज करोगे उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो कौन पे करता है, उसको कंज्यूमर ही पे करता है। उसमें क्या है, सेलर जो है कंज्यूमर से डिपॉजिट कर लेता है वे सारे टैक्सेस और वो गवर्नमेंट को सेल कर देता है, एंड द सेलर डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो होता है स्टेट लेवल इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक तरीके से, ठीक है। ये क्या है, स्टेट टू स्टेट ही वेरीज करता है। सेल टैक्स इज कलेक्टेड ओनली वंस एट द पॉइंट ऑफ सेल। ये जो है सिर्फ एक बार आपका कलेक्ट करा जाता है टैक्स, ठीक है, उसके बाद वो गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। उसके बाद आता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब हर एक स्टेप के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। वैट इज अ कंजम्पशन टैक्स। ये क्या होता है, कंजम्पशन टैक्स होता है, जितना आपने कंज्यूम करा उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पेड व्हेन गुड और सर्विसेज आर ब्रॉट। वही चीज मैंने आपको बताया, जितना आपने यूज करा उतना ही टैक्स पे करना। फॉर बायर इट इज एडेड टू द परचेज प्राइस। अगर आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो परचेज प्राइस में ही ऐड हो जाएगा। अगर आप सेलर हो, ठीक है, तो वो अप्लाई तो करा जाएगा ऑन द एडेड वैल्यू में, लेकिन वो टोटल प्राइस में कम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वैट, जो है आपको हेल्प करता है गवर्नमेंट को अर्न मनी लाइक इनकम और कॉर्पोरेटिव टैक्सेस, ठीक है। वैल्यू एडेड को हम कैसे करते हैं, सेल्स प्राइस, कितना हमने सेल प्राइस करा, और कॉस्ट ऑफ इनपुट हमने जो बायर से कलेक्ट करा, ठीक है। इट इज सिमिलर टू सेल टैक्स। ये जो है थोड़ा बहुत सिमिलर है टैक्स, सेल टैक्स है, लेकिन ये जो है सिर्फ वैट जो है चार्ज करता है ईच स्टेप पे, जैसे जैसे सप्लाई चेन बढ़ती रहती है, ठीक है। ये जो है सेल टैक्स जो है वो सब थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, ये अलाउ कर देता है क्रेडिट को कि अगर वो टैक्स जो है ऑलरेडी पेड कर देगा, बाकी और आगे की जो स्टेजेस है, अर्लियर स्टेजेस जो उससे पहले, तो क्या होगा, डबल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एक एक करके टैक्स फिल करते रहेगा, मतलब पहले स्टेप के लिए टैक्स फिल करा, फिर दूसरे स्टेप के लिए, फिर तीसरे स्टेप के लिए, तो डबल होता चला जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा कंप्लीट टैक्स फिल कर देता है अकॉर्डिंग टू द स्टेप, तो उसका क्या है, डबल टैक्स पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका इनकम टैक्स, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये रिपीटेड क्वेश्चन में था, ठीक है। उसके बाद आता है वर्क कंपेंसेशन। इसमें ये ए है, सॉरी, ए है, हो गया।
जैसे माइंड मत करना। कंपनसेशन एक्ट, ये आपका कंपनसेशन एक्ट कब हुआ था? कंपनसेशन एक्ट आपका हुआ था 1923 में। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है वर्क कंपनसेशन एक्ट क्या होता है और ये कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वर्क कंपनसेशन एक्ट में, जो हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं लोग, अगर वो मर जाते हैं किसी कारणवश, या फैमिली, तो क्या, अगर मर गए, ठीक है, या किसी को इंजरी हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है किसी वजह से, तो क्या है, उनके जो फैमिलीज है उनको कंपेंसेशन मिलेगा, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे हम उन्हें। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। सबसे पहले आता है कमिश्नर, जिसमें क्या होता है, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 20, जो मैनेज करता है और डिसाइड करता है कंपेंसेशन के केसेस को, कि इसको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए। उसके बाद आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन की उसका फाइनेंशियल अमाउंट हमें देखना होता है वर्कर के हिसाब से, और उसके डिपेंड करता है लॉ के ऊपर कि हमें उस आदमी को जो इंजर हुआ है, या जो डिसेबल हुआ है, या किसी वजह से जिसकी डेथ हो गई है, उसको कितना फाइनेंशियल अमाउंट हमें देना चाहिए कंपेंसेशन के तौर पे। ठीक है, उसके बाद आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है? रिलेटिव हु आर एलिजिबल टू रिसीव कंपेंसेशन इफ द वर्कर डेथ। अगर किसी वजह से वर्कर की डेथ हो जाती है, तो कौन विलिंग होगा या कौन एलिजिबल होगा उस कंपेंसेशन को रिसीव करने के लिए। उसमें आता है जैसे विडो हो गए, या विडो की मदर हो गई जो मर गया उसका, या अनमेरिड डॉटर हो गई, ठीक है, पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, माइनर ब्रदर और सिस्टर हो गए, ठीक है, विडो डॉटर इन लॉ हो गई, चाइल्ड हो गए, सन या डॉटर हो गया, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अगर उसके किसी वजह से पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयर डेफिनेशन। एम्प्लॉयर डेफिनेशन जो आपका काम पर रखता है, एम्प्लॉयर डेफिनेशन होता है जो काम पर रखना है। इसमें क्या है, एनी वन हु एम्प्लॉयज वर्कर और हैज कंट्रोल ओवर देम। वो क्या करता है, एम्प्लॉय को रखता है एज अ वर्कर के तौर पे और उन पे कंट्रोल रखता है। ठीक है, कवर्स दोज हु टेम्पररी हायर वर्कर फ्रॉम अदर्स। वो क्या है, वो कवर करके रखता है उन लोगों को जो टेम्पररी वर्कर है, ठीक है, जिनको टेम्पररी हायर करा गया है। ठीक है, इसमें क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है डिसीज एम्प्लॉय। मैनेजिंग एजेंट मतलब अपॉइंट किया जाता है मैनेज को समवन एज बिजनेस, मतलब डज नॉट इंक्लूड रेगुलर एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट मैन। अगर किसी को किसी वजह से मैनेजिंग एजेंट, एक पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज समवन एल्स बिजनेस, किसी और के बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम इंक्लूड नहीं करते जो रेगुलर एम्प्लॉय हमारे रह चुके हैं, या हमारे जो सबऑर्डिनेट मैनेजर रहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम मैनेजिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, माइनर जो है, पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, माइनर, ऑब्वियस है, माइनर आप समझ गए होंगे, अंडर 18 ईयर ऑफ एज माइनर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क कंपेंसेशन एक्ट। ये याद रखना, वर्क मैन कंपेंसेशन एक्ट जो है ये 1923 में हुआ था। ये क्यों था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, जैसे कमिश्नर, कंपेंसेशन, डिपेंडेंट, ठीक है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होता है, और क्या कहते हैं, मैनेजिंग एजेंट और माइनर। उसके बाद आता है कॉपीराइट और पेटेंट। कॉपीराइट और पेटेंट से क्या समझते हैं? कॉपीराइट मतलब ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क जो हम करते हैं, जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गई, या बुक हो गया। ठीक है, इसमें कॉपीराइट में हो गया ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क। ठीक है, पेटेंट में क्या हो गया, कोई नई चीज इन्वेंट करना, जैसे मशीन हो गई, या प्रोसेस हो गया, फॉर्मूला हो गए, ईटीसी, ऐसी ऐसी चीजें। इसमें क्या होता है, राइट हम ग्रांटेड करते हैं, मतलब कॉपी, पब्लिश या शेयर करने के लिए हम क्या कहते हैं, राइट लेते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट लेते हैं कि हम कॉपी कर सकते हैं या नहीं, शेयर कर सकते हैं या नहीं, डिस्प्ले कर सकते हैं या नहीं, ऐसी चीजें के लिए। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट हम लेते हैं कि हम बना सकते हैं अपनी उस चीज को जो हमने न्यू इन्वेंट करी है, उसको हम यूज कर सकते हैं या नहीं, या हम सेल कर सकते हैं अपने मार्केट में या नहीं, उसके लिए। ठीक है, इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, ये जो होता है, इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली बिगिन हो जाती है व्हेन अ वर्क इज फिक्स्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है इस चीज के लिए कि हमें कैसे ऑब्टेन करना है। ग्रांट कराते हैं हम यूएस पेटेंट से, और यूएस पेटेंट ऑफिस से, जो यूएसपीटीओ है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 70+ ईयर होता है ऑथर की एज के हिसाब से। और इसमें पेटेंट में जो है अबाउट 20 ईयर फ्रॉम फिलिंग डेट, जिस दिन से उसने ये पेटेंट फिल करा था,
तब डेट से लेके 20 ईयर तक के लिए वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता, उसको फिर से री पेटेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कॉपीराइट और पेटेंट, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मुश्किल से आपको 2 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे इस यूनिट का, जिसका नाम है रूल नहीं इसका नाम है रोल ऑफ वेरियस नेशनल एंड स्टेट एजेंसी। ये आपका 10 नंबर में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, चांसेस हैं कि 50-50 आ भी सकता है और नहीं, तो इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले आता है नेशनल लेवल एजेंसी। नेशनल लेवल एजेंसी में आप क्या समझते हो? NSIC मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है मशीनरी को, जैसे मशीन हो गई या रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, हेल्प करता है गवर्नमेंट ऑर्डर को लेने में और एक्सपोर्ट करने में। ठीक, ट्रेन्स वर्कर एंड सपोर्ट मार्केटिंग, ये ट्रेन करता है वर्कर को, सपोर्ट देता है मार्केटिंग के वजह से। ठीक है, डेवलप करता है स्मॉल यूनिट और अपग्रेड करता है टेक्नोलॉजी को। ठीक है, SIDO क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम? मेक पॉलिसीज फॉर SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हम इसमें पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेक्निकल हेल्प इसमें हम क्रिएट करते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट को। ठीक है, इसमें हम एंकरेज करते हैं पार्टिसिपेशन को जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू से आते हैं। ठीक है, हम मार्केटिंग के थ्रू हेल्प करते हैं और रॉ मटेरियल जो नीड होती है उसमें हम हेल्प करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। SISIS इसमें क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट से आप समझ गए होंगे जहाँ पे चीजें सिखाई जाती हैं, जस्ट लाइक ट्रेनिंग। ठीक है, गाइड इन चूजिंग इंडस्ट्री एंड लोकेशन, हम गाइड करते हैं इंडस्ट्री को चूज करने में और लोकेशन का एरिया चूज करने में। ठीक, हम ट्रेनिंग ऑफर करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट हम ऑफर करते हैं। हम डिजाइन करने में हेल्प करते हैं और टोटल प्रिक्योरमेंट कहाँ से करना चाहिए हमें उसमें हमें आपको बताया जाता है ये। ठीक है, तो ये थे नेशनल लेवल एजेंसी। उसके बाद आते हैं अपने स्टेट लेवल एजेंसी पे। ठीक है, दो तरीके के ये एजेंसीज होते हैं, सबसे पहले नेशनल लेवल एजेंसी, उसके बाद आता है स्टेट लेवल एजेंसी। ठीक है, स्टेट लेवल एजेंसी में क्या होता है? DICS मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इसमें क्या होता है? हम सेंटर्स के जो स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें हम हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? स्टार्टिंग कैसे होगी, प्लानिंग कैसे होगी, फंडिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, इसमें हम हेल्प करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं हम सपोर्ट फॉर सब्सिडीज एंड ट्रेनिंग की। ठीक है, किसमें? DICS में मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में। SIDC सेकेंड आता है आपका, SIDC स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आपका प्रोवाइड करता है फाइनेंस को और लैंड ऑफ इंडस्ट्री को। डेवलपमेंट आ गया, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, सपोर्ट करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर को, ये बिल्ड करते हैं और प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज को। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, जहाँ पे बिजनेस होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्री होगी, उस वाले एरिया को वो प्रमोट करेगा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज इसमें क्या होता है? असिस्ट किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें ऑफर करा जाता है क्या बेनिफिट होगा, सब्सिडीज कैसे होगी और इंसेंटिव्स आपको कैसे देने हैं। ठीक है, SFCs मतलब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल वर्ड आता है जहाँ पे भी, वहां पे आप समझ जाओ। लोन हो गया, ग्रोथ कैसे होगी, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, वो सब आ जाता है। प्रोवाइड लोन फॉर सेटअप ग्रोथ एंड वर्किंग कैपिटल। सपोर्ट करते हैं स्पेशल ग्रुप को, जैसे वुमेन हो गए, डॉक्टर्स हो गए और एक्स सर्विसमैन हो गए। वुमेन को आपने देखा होगा बहुत इजीली और लोन मिल जाता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कम होता है। ठीक है, सेम एज डॉक्टर के लिए भी होता है, उनको भी बहुत जल्दी मिल जाता है क्योंकि वो डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं और लोगों पब्लिक के लिए वो कर रहे हैं, तो इसलिए वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा वन शॉट वीडियो ऑन यूनिट 5th। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरे नोट्स वैल्यूएबल लगे हो, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को जो अब 4th ईयर में आने वाले हैं उनको भी जरूर बताना है इस चैनल के बारे में। ठीक है, और हाँ, अभी आपका और मेरा सफर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर आपका बीटेक खत्म हो गया, इट डजंट मीन कि आप हमसे अब जुदा हो जाएंगे, नहीं, जुदा नहीं होंगे हम, क्योंकि अब मैं इस पे
डालने वाली हूँ इंटरव्यू के लिए कौन से हमें लैंग्वेज से अच्छे सीखने चाहिए, ठीक है? और आपके इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज जस्ट लाइक पाइथन, जावा, ठीक है? ये सारी चीज़ों पे मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम विद एजुनेशन। था एंड बाय।